सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? शाम का समय है, मौसम खराब है, धूप ज़्यादा है नहीं, शाम के 6 बज गए हैं। आज वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहेगी तो कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि शाम के समय वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं बन पाती है, क्योंकि धूप नेचुरल रोशनी जो है वो नहीं आ पाती, जिसके कारण वीडियो जो है वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। लेकिन नॉलेज की क्वालिटी जैसे पहले थी वैसे ही अभी रहेगी, ठीक है? तो टारगेट एसएससी जीडी का टेस्ट आप लोगों ने दे दिया होगा। आज चौथा डे है हमारा। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुका था। इससे पहले 50 नंबर का टेस्ट होता था, आज पूरी 100 नंबर का मैंने टेस्ट लिया, ठीक है? और यही एक सही तरीका है कि प्रॉपर वे में एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हम लोग चले, ना कि 50 नंबर 25 नंबर का टेस्ट, ठीक है? देखो, आज डिस्कशन में सिर्फ मैथ का कराऊंगा। डिस्कशन आप लोगों को पता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग का कराता हूँ। जीके जीएस और क्या बोलते हैं, हिंदी या इंग्लिश, इसको आपको खुद को करना होता है, ठीक है? लेकिन आज समय की बहुत कमी है, पूरा थक चुका हूँ। शरीर देख रहे हो कि धूप में गाड़ी चला चला के काला हो चुका हूँ, और अभी बस क्लास ख़त्म, क्लास को छुट्टी दिए, उसके बाद वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है? तो आज मुझे बख्श दो। आज शरीर में एनर्जी नहीं है, लेकिन खुद का डायलॉग मुझे फिर से याद हो जाता है कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो ये डायलॉग मुझे हर बार शरीर थका हुआ रहता है, ज़बरदस्ती उठा देता है हमको अपने आप, ठीक है? तो वो करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है नहीं। तो शरीर पूरा थक के चूर हो चुका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन है, फटाफट इसको उड़ा देते हैं, ठीक है? तो रीजनिंग का आज बहुत ही आसान सवाल था। रीजनिंग का उम्मीद है कि सारा बन गया होगा, ठीक है? कुछ अगर रीजनिंग में फिर भी डाउट रह जाएगा तो आप लोग ये ग्रुप में पूछ लेना, मैं ग्रुप में ही सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? हाथ से ही वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो शुरू करते हैं, बातचीत बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट मोड में मैथ के सेक्शन को देखते हैं। 51 नंबर सवाल। पहला सवाल क्या कर रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी है उनका योगफल क्या होगा। देखो, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका HCF 1 हो, यही आप लोग जानते हैं। मैं कहूँगा कि अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, और एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि उसका केवल 1 फैक्टर है और वो खुद है, ठीक है? जैसे मैं बात करूंगा 2 का, तो ये 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो इसको टोटल 2 फैक्टर है, लेकिन 1 के केवल 1 फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब तो पता ही होगा। 9 फिर नहीं है, फिर 11 है, फिर 13 है, और खुद 17 है। 17 तक ही ना बोला है, 17 से आगे नहीं बढ़ना है, बस सबको जोड़ दो। 17 3 20 30 40 43 43 7 48 50 50 और 15 65। कैसा जोड़े? 17 3 20 30 40 43 41 41 7 48 48 2 50 50 और 8 58। क्या? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52। सवाल कर रहा है कि ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है। बी एक काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। सी एक काम का, सी के बारे में जिक्र नहीं है, बोला कि ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। ये सवाल में पूछ दिया है। अगर 1/6 काम 5 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट 1 यूनिट काम कंप्लीट होता है कि नहीं? तो 1 यूनिट काम क्रॉस इंटू कर देते हैं, यानी कि 30 दिन में पूरा काम करेगा। यहाँ पे अगर बात करें, क्रॉस इंटू करो, 8 पंजे 40/2 काटोगे तो 20 दिन में ये पूरा काम करेगा। टोटल वर्क हम लोगों को मानना पड़ता है, टोटल वर्क दोनों के एलसीएम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? दोनों से कटने वाली संख्या 60 ही मान लेते हैं, चलो, है ना? तो इफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, क्षमता क्या निकल जाएगा इसका? टोटल वर्क से जब इसके समय को डिवाइड देंगे तो क्षमता निकलेगा 30 दूने 60, 20 3 60। अब दोनों का समय बोला है तो समय बराबर क्या हो जाता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी। दोनों का इफिशिएंसी 5 से काटोगे तो 12 दिन, ठीक है? अगला सवाल 53 नंबर सवाल। 53 नंबर सवाल हम लोगों से कह रहा है कि रूट अंदर 0.25। अरे ये सब सवाल तो बहुत ही आसान है जी, सब तो बना लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो देखो, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो रूट से बाहर 5 निकल जाएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है। यहाँ नीचे 4 0 बना रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो नीचे 2 0। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 75/100 बराबर 0.75। यही हमारा आंसर है। 54 नंबर सवाल। 54 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 2.349 इसका दशमलव भिन्न किस प्रकार होगा। इसे हमें सॉल्व करना है। 49 के ऊपर बार लगा हुआ है। हमें पता है ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। पहले 23 49 को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे। जितना में बार लगा हुआ है उतना नीचे 9, और जितना में बार नहीं लगा हुआ है पॉइंट के बाद वाले में उतना नीचे 0।
9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 3 जैसा है 23 तो वैसे ही रह जाएगा, नीचे 990, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 23 26 डिवाइडेड बाई 990, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 55 नंबर सवाल कर रहे दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय, 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड, 21 लीटर मिल्क, 42 लीटर टोंड मिल्क और 63 लीटर डबल टोंड, ठीक है, DT लिख देते हैं, डबल टोंड मिल्क है। आगे बोला यदि वह उन्हें 3 के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहता है, हर डिब्बे में उतने ही लीटर का दूध हो, तो किसी भी 2 तरह के दूध के डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर हमें ऐसा बोलता है कि वो डिब्बा का मान बताओ जिससे तीनों को हम लोग नाप ले, तब तो तुरंत हम लोग HCF निकाल देते हैं इसका, ठीक है, लेकिन हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले कम से कम की बात किया गया है। अरे लास्ट में यही ना बोला है, लास्ट में लैंग्वेज को पकड़िए, क्या बोला है कि अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। सवालों को पता है, पकड़ लिए होंगे तुरंत। HCF की बात किया है, अधिकतम बोलता तो LCM की बात करता, ठीक है। न्यूनतम मतलब कि तीनों में से ऐसा बर्तन हमें ढूंढना है जिसका साइज जो है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बर्तन हमें ढूंढना है, यानी कि तीनों में कॉमन देखना है, हाईएस्ट कॉमन। आप समझ सकते हो सवाल को। तो क्या हो जाएगा, HCF निकालना है तीनों का। बताओ कि तीनों का हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको 21 लिखूँ, 21 गुना 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 21 गुने 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 21 गुने 3। आपको दिख रहा है कि 21 के मल्टीपल में है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है इसका 21, तो 21 ही इसका HCF हो गया। HCF निकालो थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है, नॉर्मल तरीके से तो सब करता है, आप थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करो। हाईएस्ट कॉमन, तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा कॉमन, तो 21 दिखा सबसे ज़्यादा बड़ा कॉमन, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। तो ओनली बोलता कि बर्तन की बात करता तो 21 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन बर्तनों की संख्या हमें पूछा गया है, तो वो हम लोग निकाल देंगे। देखो बर्तन की संख्या कैसे हो जाएगी, पूछा यही ना है, डिब्बों की अपेक्षित संख्या। तो डिब्बों की संख्या क्या हो जाएगा, 21 लीटर का पहले तो HCF आ गया, 21 लीटर का एक बर्तन आ गया, तो पहला वाला क्वांटिटी को जब नापेगा तो 21 से डिवाइड देंगे, दूसरे वाले में भी 21 से डिवाइड देंगे, तीसरे वाले में भी 21 से डिवाइड देंगे। ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो बर्तन की संख्या 3 2 5 और 1 6, तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि टोटल 6 डिब्बे निकलेंगे। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। 56 नंबर सवाल बोला है 100 से 600 के बीच 4 तथा 6 दोनों से भाज्य पूर्णांक संख्या बताइए। बोला 4 और 6 दोनों से डिविजिबल, तो 4 6 का LCM पहले ले लो 12। इस तरह के सवालों का सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, ये एक AP वाला फॉर्मूला और एक सीधा नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो सबसे आसान होता है। ऐसे में हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का LCM क्या निकला 12। अब 100 के नज़दीक 12 से कटने वाली पूर्णतः 12 से कटने वाली संख्या कौन है, तो 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। आपको दिखा कि 108 100 के नज़दीक पहली संख्या जो 12 से डिवाइड होगी 108। इधर 600 के नज़दीक देखो 12 5 60, ये तो खुद ही है, 600 ही वो संख्या है जो 12 से बड़ी संख्या जो 12 से 100 से 600 के बीच जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। 600 में से 108 घटाओगे क्या हो जाएगा, 492/12 प्लस 1, 492 में 108 जोड़ो 600 आ रहा है। यहाँ पे काटोगे 12 चौके 48, एक बार फिर बचेगा 12 एकम 12, तो 41 प्लस 1 42 ही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट ही होता है डिस्कशन, बच्चों के लिए डिस्कशन नहीं होता है ना, जिसकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है, 7 महीना 8 महीना 6 महीना, उसी के लिए डिस्कशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा है, एडवांस मैथ का सवाल आ गया 57 नंबर। एक ठोस बेलन से जिसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसी ऊंचाई और आधार से उसी व्यास का एक शंकु यानी कि शंकु का आकार का कोटर खोखला निकाला गया, तो शेष ठोस भाग का लगभग आयतन है, मतलब लगभग में हमें आयतन फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या है, देखो 57 नंबर सवाल में एक सिलेंडर है, ठीक है, जितना जल्दी करेंगे ना उतना हट होगा, इसीलिए आराम से ही बता रहे हैं। एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हाइट दे दिया है। डायमीटर इसका कितना दे रखा है 10, डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ 5 है ना। डायमीटर इसका कितना है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, रेडियस 5, r बराबर 5, और यहाँ से एक शंकु काटा जा रहा है, तो एक शंकु हम लोग काट दिए। हमें पता है कि शंकु किसी भी सिलेंडर का 1/3 होता है,
ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी 1/3 होगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि शंकु काट करके जब हम लोग बाहर निकाल देंगे तो अंदर जो खोखला भाग होगा उसका हमें क्या निकालना है, कहाँ गया, वॉल्यूम निकालना है, उसका आयतन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर का आयतन में से जब शंकु का आयतन को घटा देंगे तो ये खोखला भाग का आयतन निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं सीधा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन, उसमें से शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को निकाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को घटाओगे तो क्या बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे नहीं, ये 1 से 1/3 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 आएगा ना। तो वही तो है, ये कंप्लीट पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 था जो पाई आर स्क्वायर एच, तो 2/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का। बस इसको सॉल्व कर दो, 2/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर की जगह हम लोग 5 का स्क्वायर 25 पुट कर देंगे, एच की जगह हम लोग 12 पुट कर देंगे। ठीक है, काटोगे 3 चौके 12, 25 चौके 100 और 22 दूने 44, यानी कि 4400/7। इसको सॉल्व करोगे तो 7 छक्के 42, 2 बचा, 2 और 0 मिलके 20 हुआ, फिर 7 दूने 14। देखो 6 2 कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, पूरा कभी भी डिवाइड मत करना, एग्जाम हॉल में कभी भी पूरा डिवाइड करने के चक्कर में मत रहना। ठीक है, बस अब ऑप्शन में देखना शुरू करो। ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें 6 to 8 समथिंग दिख रहा है, और कोई पे तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी को सीधा टिक मारो और निकलो। अब एक एक सवाल अगर चाहते हो कि पूरा कैलकुलेट करे तो कैलकुलेट करते रहो, समय बीत जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता एग्जामिनेशन, बस पहला स्टेप मिला फटाक से। स्मार्टनेस भी चाहिए, फुर्ती भी चाहिए, सब कुछ चाहिए एग्जाम हॉल में। अगले सवाल में आते हैं 58 नंबर सवाल में। 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य में 12% की छूट देने के बाद 880 में बेचा गया। अंकित मूल्य मैंने मान लिया x, इसमें 12% का छूट दिया तो 88% में बेचेगा, और बेचने पर इसको कितना में बेचा गया, 880 में बेचा गया। 88 कट जाएगा अंकित मूल्य, यही मैंने MP को मान लिया x। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना मिल जाएगा, 1000 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा 59। 59 नंबर सवाल कर रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो CP मैंने मान लिया 100, तो MP के बारे में जिक्र है कि इससे 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 120। आगे बोला है यदि वो नगद भुगतान के लिए 5% का छूट देता है, इस पर 5% का डिस्काउंट देता है, तो इसका 10% कितना, 12, 5% कितना, 10%, लास्ट के डिजिट के पहले पॉइंट, तो 10% 12, तो 5% कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 में 6 घटा दो, 114 रुपया में बेचेगा। 100 रुपया में खरीदा, 114 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का होगा, 14 का। कहाँ में से होगा, 100 में से होगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 14% का प्रॉफिट। 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 12 दिन में और C किसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल वर्क मान लेंगे क्या, 60, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चुके 60। तीनों बुलाएं मिल करके कितने दिन में काम को कर लेगा, तो टोटल वर्क कितना है 60, 5 4 10 और 6, 5 4 10, 5 4 9 और 6 15, तो 15 चुके 60, यानी कि 4 दिन में तीनों मिल करके काम को कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है डिस्कशन सुपर फास्ट मोड में। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस चलती है, ये तो कुछ भी नहीं है, और फास्ट करने का मन कर रहा है लेकिन दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लेना, स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड फास्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहाँ गया जी, 61 नंबर सवाल। सवाल कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज का 3 भुजाएं हैं जिसकी लंबाई क्रमशः x-2, x सेंटीमीटर और x+2 है, सेंटीमीटर है। अब आप बोलोगे गुरुजी x+2 इसको क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, तो हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, कर्ण सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो लंबा होता है तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा हमको देना पड़ेगा अमाउंट, है ना, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई है तो x+2 इसी को रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा यही होता है। हमें बोला है x का मान निकालो। हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, और यही कर्ण होता है। ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो लगा देते हैं L² यानी कि x-2 का होल स्क्वायर, A² यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर, A² + B² - 2AB प्लस x², यहाँ भी A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB। x² से x² खत्म हुआ ना जी। अब क्या कर सकते हैं, 2x से उधर भेजेंगे तो 4x। ठीक है, 4 + 2AB, यहाँ पे 4x होना चाहिए।
क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ पे 4x होगा ना सीधा, हाँ 4x होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। अब हो जाएगा सही। अब देखो ये 4 4 भी कटेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 4x, और ये 4x भी उस साइड जाएगा, यानी कि 8x के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 0 हम लोग कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0, नहीं तो उतना क्या करना है, सीधा एक्स स्क्वायर बराबर 8x, x काटो, x का मान 8 तुरंत निकालो और आगे बढ़ो तो क्या है। अगला सवाल 62 नंबर सवाल। देखो मैं आई कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि बाबू मेरे समझो जल्दी करना है जल्दी करना है, ठीक है। सुपर फास्ट मोड में इतना स्पीड नहीं मिलेगा मास्टर, इतना फास्ट पढ़ाने वाला, ठीक है। फास्ट स्लो भी पढ़ाते हैं, फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन ऐसे ही होता है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कशन क्लास किया है, हम लोगों को पता है अपने समय में। 62 नंबर सवाल है कि दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदा, तो 2 रेडियो खरीदा, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट रेडियो और एक तरफ लिख दिया सेकंड रेडियो। 1920 रुपया में 2 रेडियो खरीदा, तो एक को मैंने एक का कीमत x मान लिया, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 1980 माइनस x। देखो दोनों को जोड़ने पे 1900 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब बोला है कि एक को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, ये दोनों क्या है इसका सीपी है। प्रॉफिट के बारे में इसका बोल दिया कि 20% की प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे वाले को 6.2/3% के हानि पर बेच दिया, लॉस पर बेच दिया। अब फिर आगे बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर है तो दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर कर देते हैं। फॉर्मूला तो पता ही होगा, है ना। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिवाइडेड बाई 100, पता ही होगा। तो लगा देते हैं एसपी का फॉर्मूला, x इंटू 100 प्लस 20 120 बटा 100 बराबर इधर क्या हो जाएगा 1980 माइनस एक्स की सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ, तो 100 प्लस 6.2/3%, यही होगा। तो क्या हो जाएगा ये 12x/10, इधर क्या हो जाएगा 1980 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 6 18 प्लस 2 20/300, 20/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, हानि हो रहा है ना, तो माइनस का साइन ना होगा। अरे 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 20/3 सीधा, इसको हम सीधा 20/3% लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रॉस इंटू करोगे तो 300 में से 20 जाएगा तो 280/3, और ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे 2 0 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो, अब क्रॉस इंटू करो 12×3=36 360x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 280, मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 1980 × 280 माइनस 280x, माइनस 280x को भी इधर ले आओ तो 3 2 5 640x बराबर 1980 × 280। बताओ होगा कि नहीं। x का मान निकालना है तो 1980 × 280 डिवाइडेड बाई 640, 0 0 गए। देखो पूरा थोड़ा सा डामाडोल हो गया कैलकुलेशन। डामाडोल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 1920 रुपये में 2 को रेडियो खरीदता है, मैंने 1980 कर दिया है, ठीक है। 1920, यहाँ भी 1920 और यहाँ भी 1920, यहाँ भी 1920 और यहाँ भी 1920, ठीक है। अब हड़बड़ी में यही हो जाता है गड़बड़ी। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब आराम से सॉल्व होगा। 28 से बटा क्या हो जाएगा नीचे 64 आएगा नीचे, तो 4 का पाड़ा में आप काट दो। 4 का पाड़ा में कितने बार में 4 एकम 4, 6 बार में, ये 7 बार में, फिर 4 चौके 16। 4 का पाड़ा में आप काट दोगे यहाँ पे 4 चौके 16, 3 और 2 मिलके 32, 4 8 32, इसको काट दोगे 4 एकम 4, 4 दूने 8, 12 7 84, 840 रुपये आया मेरा पहला रेडियो का कीमत। इसका मान आ गया 840 रुपये। इसका मान निकालना है, इसका मान आराम से निकल जाएगा। 1920 में से 840 को घटा दो, है ना, 0, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 18 में से 8 जाएगा तो 10, तो यही तो कीमत हो जाएगा 840 रुपये और 1080 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, सवाल बढ़िया था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा है 63 नंबर सवाल कि यदि 1 घंटे का y%, 1 घंटे का y% बराबर 1 मिनट का 12 सेकंड है, बराबर है हमारा 1 मिनट का 12 सेकंड। अच्छा 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान निकालना है हमें, ठीक है। देखो 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड,
पता ही होगा, y परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100। 1 मिनट देखो इधर सेकंड में चेंज किए, इधर भी सेकंड में चेंज कर दो, 72 सेकंड लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड दोनों को जोड़ोगे तो 72 सेकंड। y का मान निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 72 गुने 100 डिवाइडेड बाई 3600। काटोगे 7200 ऊपर बनेगा 3600 गुने 2 7200, 2 ही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। 64 नंबर सवाल बोला एक संख्या में 15 घटाने पर वो 80% रह जाती है। एक संख्या है इसमें 15 अगर घटाते हैं तो उस संख्या का 80% रह जाता है। ये बात हम लोगों से कहा है। तो x - 15 बराबर x इंटू 80/100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। कैलकुलेट करोगे तो 5x - 15 चौके 60, 15 पंजे 75 बराबर 4x। x को इधर ले आओ, 4x को इधर ले आओ तो x बराबर 5x में से 4x जाएगा तो x और 75 को उस साइड भेज देंगे तो x का मान 75 आया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब क्या बोला है उस संख्या का 40%, 75 का 40% निकाल दो जी। इसका 10% 7.5, 20% 15, तो 40% कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना 30 सीधा। नहीं तो ऐसे ही कर देना 75 का 40%, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 10 बार में तो तब भी 30 आएगा। अगला सवाल 65 नंबर। देखो मास्टर का इतना स्पीड नहीं रहता है, मास्टर का इतना स्पीड नहीं रहता है, स्टूडेंट का इतना स्पीड रहता है। तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, तभी इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तभी इतना स्पीड है। मेरा बोर्ड में आपको दिख रहा है ना जी सही से, ना ब्लू मार्कर का हम इस्तेमाल करें क्योंकि अंधेरा का समय है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ये ज़्यादा सही है, ब्लू से ही लिखते हैं। 65 नंबर सवाल देखो। 65 नंबर सवाल कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटा अधिक समय लगता है। डिस्टेंस दे दिया है 30 किलोमीटर और अभय को समीर से 2 घंटा अधिक समय लगता है। इसको अगर x लगता है तो इसका x+2 लग जाता है। अब आगे बोला यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर ले तो उससे समीर से 1 घंटा कम समय लगता है, तो अभय की चाल बताइए। देखो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो इसको ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल जो है हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सवाल रहता है। इस तरह का सवाल चाल को दोगुना करता है, बार बार समय अलग अलग लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बाय द ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फाइनली बाय द ऑप्शन कैसे बनाएंगे, देखो सवाल में बोला है अभय की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अभय की चाल पूछा है, ऑप्शन में अभय की चाल ही दिया होगा, चारों में से कोई एक अभय की चाल होगी, वही हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि कौन जगह सेटिस्फाइड कर जाता है। पहला चाल अगर मैं अभय की चाल मान लो 5 किलोमीटर पर हो तो इसको समय कितना लग जाएगा बाबू, क्योंकि टाइम समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 30 किलोमीटर की दूरी है, चाल मैंने मान लिया 5, तो 5 छके 30, 6 घंटे का समय लगेगा। समीर को तब उस कंडीशन में कितना लग जाएगा, अभय को 6 घंटा लगा और अभय को समीर से 2 घंटा ज़्यादा लगता है, तो समीर को कहीं ना कहीं 4 घंटा लगना चाहिए। अब बोला है कि अभय की चाल अगर 2 गुना हो जाए तो 30 किलोमीटर दूरी तो वही है, चाल मेरा 5 से 10 हो गया, ठीक है। तो अब इसको कितना समय लग रहा है, 3 घंटा। सवाल में भी वही बोला है कि अगर अपने चाल 2 गुना कर ले तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। देखो समीर से 1 घंटा कम लग रहा है, दोनों ही कंडीशन 1 घंटा कम लग रहा है अभय को, है ना, समीर से। दोनों ही कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि अभय की चाल कितनी होगी, अभय की चाल होगी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है यही हमारा सही उत्तर है। बात समझ पाए, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट बना करो, ऐसे ही पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ लिखना नहीं है, नहीं तो इस सवाल को अभी बेसिक बताना शुरू करें तो ये अभी पूरा भर जाता है, ठीक है। और बहुत कोई छोड़ भी दिया होगा शायद इस सवाल को कंफ्यूज होकर के। देखो इतने आसानी से इस सवाल को बनाया जा सकता था, सोचे हो, बस लगे हुए हो, है ना। थोड़ा स्मार्टनेस लगा, दिमाग लगा, भगवान ने दिमाग दे करके भेजा है तो भेजा का अच्छे तरह से भेजा का इस्तेमाल करो। देखो 66 नंबर सवाल कर रहा है 1860 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, रेट दे दिया है 12%, बड़ा गर्मी लग रहा है जी, और मिश्रधन है हमारा 2641.20। ये इस सवाल को 2 तरीका होगा। एक तरीका जो आपने लगाया होगा, क्योंकि मिश्रधन कौन वाला तरीका आपने लगाया होगा, मिश्रधन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो 1860 प्लस ब्याज की जगह पे आप P इंटू आर इंटू टी, यानी कि 1860 इंटू आर 12, टी का मान निकालना है बटा 100 बराबर हमारा 2641.20। अब इसको यहाँ से घटाओगे और टी का मान यहाँ से कैलकुलेट करके सॉल्व कर लोगे। पहला तरीका ये होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे स्मार्टनेस वाला तरीका लगाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो प्रिंसिपल दिखा, ये तरीका तो आप बन नहीं जाएगा आपसे और बना ही नहीं जाओगे। दूसरा तरीका सीखो, प्रिंसिपल है 1860, इसका 12% रेट है, रेट हमारा 12% दे दिया है। एसआई के बारे में पता है कि प्रत्येक साल क्या होता है, एसआई बराबर होता है। तो यहाँ पर देखोगे अंदाजा कैसे लगाएंगे, इसका 12% पहले 10% निकाल दो, 186 लास्ट डिजिट के पहला पॉइंट, और फिर 1% जब निकालोगे तो आपको लास्ट 2 डिजिट के पहले पॉइंट, यानी कि 18.60। 2% निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 0, 6 दूने 12 के 2, कैरी 1, 8 दूने 16, 1 17 के 7, कैरी 1, 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ पे जोड़ देंगे 37.20।
0.20, 6 से 12 13 का 3 कैरी 1 8 9 10 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 223.20। ये हमारा क्या निकला, क्या निकाल दिया 223.20, ये हमारा एसआई निकला। अब हमें पता है कि एसआई तो प्रत्येक साल 223.20 ही होने वाला है, साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। यहाँ पे मिश्रधन इतना दिखा तो एक जगह एक चीज़ निकाल लो यहाँ से, देखो यहाँ पे मिश्रधन दिखा ना 2641.20, यहाँ से एसआई को निकाला जा सकता है। एसआई को निकालोगे 2641.20 में से 1860 को घटा दो, 1 14 में से 6 गया तो 8, 15 में से 8 गया तो 7, है ना, यानी कि 781.20। यही हमारा क्या हो रहा है ओवरऑल ब्याज। तो ये ब्याज कितने वर्ष में हो रहा है देखो तो, पहले साल में 223.20, फिर 223.20, फिर अगले साल भी क्या लग जाएगा 223.20, यहाँ तक जोड़ोगे तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, 2 4 6, 2 4 6, यानी कि 669.60 रुपये क्या हो जा रहा है 3 ईयर में। 4 साल में टोटल कितना बढ़ रहा है 781 रुपये, और 1 साल का अगर जोड़ दे तो 80, 9 3 12 के 2 कैरी 1 6 2 8 1 9 6 और 2 8, 892 रुपये चला जा रहा है 4 साल में। यानी कि 4 साल का ऐसा ही यहाँ पर शामिल नहीं है, 4 साल से कम ही शामिल है। दिया गया ऑप्शन में से आप ध्यान दो कि 3 साल, 4 साल, 3.5 साल और 4.5 साल, तो क्या आंसर होना चाहिए बताओ 3.5 साल। अरे 3 साल से ज़्यादा है, 4 साल भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि उससे कम होना चाहिए था। एक ऑप्शन अगर यहाँ पे दे देता 3 साल 3 महीना, इस तरह समथिंग लाइक दैट, तब दिक्कत होता है। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस हम लोग बोले कि लगाएंगे, ठीक है। कितना जल्दी ये सवाल सॉल्व हो गया, नहीं तो इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन में ही पहले फंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर सवाल क्या हो रहा है, किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात क्या गया, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 67 बताना है। 67 नंबर सवाल है, यदि ए बी और सी के वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है, कि ए बी और सी है, इनके आय का अनुपात है 1 3 और 7, और फिर बोला है ए तथा सी की कुल वार्षिक आय 8000 रुपये है, सॉरी इकाई दहेज सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख रुपए है ए और सी का, तो 8 बराबर हमारा 8 लाख है। तो बोला है बी का मासिक वेतन, ये हमारा क्या वार्षिक आय है, ये वार्षिक आय है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बी का मासिक वेतन निकालना है। चलो कोई बात नहीं, 8 अगर 8 बराबर 8 लाख तो 1 बराबर 1 लाख, तो यहाँ पे 3 यूनिट है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 लाख। ये क्या है हमारा बी का वार्षिक आय, बात समझे, यानी कि 12 वर्ष में बी जो है 3 लाख रुपए कमाता है, 3 4 5 0, इकाई दहेज सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 1 महीने का चाहिए, तो 1 महीने का चाहिए तो 12 महीने का है ना वार्षिक आय, यानी कि 12 महीने का 3 लाख कमाता है, तो 1 महीने का कितना कमाएगा 3 लाख में 12 को डिवाइड दे दो, 12 का 12, 12 दूनी 24, 6 बचा, 6 और 0 मिलकर 60, 12 पंजे 60, वो 3 0, यानी कि 2,50,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये महीने का कमाता है, ठीक है। महीने का कितना कमाएगा 25,000 रुपये। अगला सवाल 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल क्या बोला है, किसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात 6:1 है, पास और फेल का रेशियो है 6:1। फिर आगे बोला यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं तो अनुपात 9:1 हो जाता है, ठीक है। अनुपात कितना हो जाता है 9:1 हो जाता है अगर 6 परीक्षार्थी और सफल हो जाते हैं, ठीक है। हम इसको अगर रेशियो में लिखिए इसे 6x और x, तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो बोला है कि 6 अभ्यर्थी और देखो 6x, आप समझ जाओगे, देखो 6x से पास होने वाले अभ्यर्थी, इसमें 6 को और पास करवा दिए, और x तो जैसा कि तैसा ही रहेगा, और रेशियो हो जाता है 9:1। बस इतना सा बात है कि उसको मान लिया x के टर्म में 6 जोड़ दिए ऊपर वाले में, और रेशियो कितना बन गया 9:1। अब मल्टीप्लाई करो 6x + 6 बराबर 9x, 6x को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 6, तो x का मान क्या आ गया 2, x का मान 2 आ गया। तो हम लोगों से पूछा क्या है 68 नंबर सवाल में, परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। तो 7x का मान निकालना है तो 7 गुने 2, x का मान 2 यानी कि 14। अब देखो 14 के मल्टीपल में कौन दिखा आपको, तो देखोगे 14 के मल्टीपल में 140 दिखा, तो 0 लगा तो अपने से रेशियो है, रेशियो में इधर उधर हो सकता है खेल, ठीक है। तो 14 के मल्टीपल में 140 दिखा, तो 68 का एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 68 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 68 का क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
और मात्र 7 सवाल। कितना भी फास्ट करो मैथ में समय लग ही जाता है। देखो 69 नंबर सवाल बोला 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 18 है। 4 संख्या मान लिए ए बी सी डी, पहले 3 का औसत ए प्लस बी प्लस सी, इसका एवरेज दे रखा है 18, तो सम कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 दिया 54। फिर आगे बोला है अंतिम 3 यानी कि बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3, एवरेज यही होता है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये कितना है 16 है। तो बी प्लस सी प्लस डी बराबर 16 दिया 48। दोनों में डिफरेंस देखोगे ए माइनस बी, क्योंकि बी प्लस सी कॉमन है, तो 54 में से 48 घटाओगे तो क्या आएगा 6। और फिर एक चीज़ और, बी बराबर 19 हमारा गिवन दे रखा है कि बी का अंक दे रखा है क्या है 19, ए के बारे में पूछा है, तो ए माइनस 19 बराबर 6, तो ए का मान क्या हो जाएगा 19 प्लस 6 बराबर 25। यही हमारा आंसर है। 70 नंबर सवाल, चलो ठीक है 70 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है 70 नंबर सवाल, ठीक है। 70 नंबर सवाल को ध्यान से समझना, और मुझे पता है कि नहीं बना होगा आपसे। बोला बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीना थी। ए की आयु है 4 वर्ष 7 महीना, कब? जब बी का जन्म हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीना थी, तो बी की आयु अब है 3 वर्ष 4 माह, ठीक है। और इस समय किसका जन्म हुआ? सी का जन्म हुआ, ठीक है। अब देखो ये जब 3 वर्ष 4 माह का हो जाता है तो ए का आयु भी तो 3 वर्ष 4 माह बढ़ेगा। वर्तमान में ए की आई हम यहीं पर लिख देते हैं, ए की आई वर्तमान में कितनी हो जाएगी 4 वर्ष 7 माह, और इसमें और जोड़ दो 3 वर्ष 4 माह, यानी कि 7 वर्ष 11 माह। बताओ होगी कि नहीं। अब आगे क्या बोला है, अब सी की आय जो है 5 वर्ष 2 महीना है, 5 वर्ष 2 महीना है, तो 5 वर्ष 2 महीना का ये हो गया, तो इसकी भी आयु 5 वर्ष 2 महीना बढ़ेगी, तो बी की आयु क्या हो जाएगा आयु कि 3 वर्ष 4 महीना का था जन्म के समय, अब इसमें भी 5 वर्ष 2 माह बढ़ा दीजिए, यानी कि ये बन जाएगा बी का वर्तमान में आए 5 3 8 वर्ष 6 माह, और ए की तो और बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि बी का आय जब 3 साल 4 महीना था उस समय ये 7 साल 11 महीने का था, तो इसमें और इसमें जोड़ दीजिए 5 वर्ष 2 महीना, इसकी भी तो 5 वर्ष 2 माह बढ़ेगी ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 वर्ष, सॉरी 7 5 12 और 11 और 2 यहाँ पे 13 हो रहा है ना, 13 महीना हो जा रहा है, तो 1 साल इधर बन जाएगा 12 महीना तक से 7 5 12 यानी कि 13 वर्ष 1 माह। बस अब तीनों का उम्र आ गया, ए की उम्र है 13 वर्ष 1 माह अभी, बी की उम्र है 8 वर्ष 6 महीना, और सी की उम्र है 5 वर्ष 3 महीना। तीनों का उम्र का योग, उम्र का योग, बहुत बढ़िया सवाल है। कितना हो जाएगा 13 वर्ष 1 माह, इधर है 8 वर्ष 6 माह, और एक है 5 वर्ष सी का 2 माह, जोड़ दो 6 2 8 और 1 9 महीना, 13 7 20 21 21 और 5 26 वर्ष। ये तो उम्र का योग आया, लेकिन एवरेज निकालना है। एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल 3% है इसलिए 3 से डिवाइड। यहाँ पे आप देखोगे 3 8 24 बटा 2 बटा 3 वर्ष, यहाँ पे काटेगा 9 को 3 तो 3 माह बच जाएगा। ये वर्ष में है, साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे काटोगे 3 चौके 12, तो 4 दूने 8 प्लस 3 11, यानी कि 8 वर्ष 11 माह। इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो 71 नंबर सवाल क्या कर रहा है, पीटर एक मेज 450 रुपये में खरीदता है, 450 में खरीदता है और 30 रुपये और परिवहन पर खर्च करता है, यानी कि 480 रुपये टोटल उसको कॉस्टिंग में लग गया। सेलिंग प्राइस की बात करें तो बेच दिया 600 रुपये में, प्रॉफिट कितने का हो गया 120 का। हमें चाहिए कि उसका लाभ प्रतिशत चाहिए, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बता सीपी कितना है 480 का, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काटोगे इसको 25%, यही हमारा आंसर है। 72 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना। डीआई का सवाल है, आसान सवाल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डॉटेड हल्का जो सैडेड है वो हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, जो पूरा कंप्लीट ब्लैक है वो सिख को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाइट है वो हमारा मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों का हमारा जनसंख्या दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है। देखो फिगर नहीं बना रहा है, ठीक है, और मत थका, समझ जाओगे, सवाल आसान है, बहुत कोई बना भी लिया होगा। तो बगल में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, सवाल देखोगे कि सवाल क्या बोल रहा है कि
निम्नांकित आरेख 2005 से लेकर के 2008 के दौरान एक नगर में कुल जनसंख्या की तुलना में हिंदू, सिख और मुसलमान की जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है कि 2005 में आप देखोगे हिंदू 30 है, सिख 45 है, मुस्लिम 25 है, इसी तरह करके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। देखो 72 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 72 नंबर सवाल कर रहा है यदि 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी तो 2007 में हिंदुओं की जनसंख्या कहाँ है। देखो तीसरे नंबर कॉलम में देखो 2007 के पास, वहाँ पे देखोगे कि हिंदू की संख्या 25 है, सिख की संख्या 60 है और मुस्लिम की संख्या 15 है। टोटल को जोड़ोगे तो 60, 80, 85, 10, 100 यानी कि 100 यूनिट हो रहा है टोटल, और इसी का मान दे रखा है 80 लाख। तो एक यूनिट का मान 80/100 हो जाएगा लाख। पूछा क्या है हम लोगों से कि हिंदुओं की संख्या बताइए, तो हिंदुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है 2007 में 25 है, तो 25 यूनिट का मान निकाल दो। 80/100 गुने 25, काटोगे 25 चौके 100, 4 का 4, 4 दूने 8 यानी कि 20 लाख। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल क्या कर रहा है। मोहब्बत की कलम कहाँ गई, यहाँ पर मोहब्बत की कलम से ही समझाते हैं, अंतिम समय है तो। 73 नंबर सवाल है 2005 में से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में कितना प्रतिशत का कमी आया है। देखो 2005 में आप हिंदू की जनसंख्या देखोगे तो 30 है हल्का साइडेज में, और 2008 में आप अगर हिंदुओं की जनसंख्या देखोगे तो 15 है, यानी कि 30 से लेकर के 15 हो गया। तो प्रतिशत कमी मेरे से पूछा है तो प्रतिशत कमी निकाल देंगे। कितने का कमी है 15, कहाँ से कमी हुआ 30 से कमी हुआ। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 2 से काटोगे इसको 50%, यानी कि 50% हिंदू का कमी हो गया। 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल बोला है 2005 और 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या की प्रतिशत का अंतर कितना है। देखो 2005 में अगर बात करें हिंदू कितने थे 30, और 2008 में हिंदू कितने हो गए 15, यानी कि 30% में से जब घटा दोगे 15% तो आंसर विल भी 15%। 75 नंबर सवाल बोला यदि 2008 में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 12 लाख थी तो 2008 में मुसलमानों की कुल जनसंख्या कितनी है। देखो 2008 की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों को जोड़ो तो कितना है 65, 70, 80 और 20, 100 और 100 का मान ही दे दिया कितना 12 लाख। तो एक का मान क्या देगा 12/100। पूछा क्या है मुसलमानों की संख्या कितनी है, तो मुस्लिम कितने हैं 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान निकाल देंगे 12/100 गुने 20, 20 पंजे 100, यहाँ पे निकालोगे 12/5। 1 मिनट। 2008 में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 12 लाख थी तो 2008 में मुसलमानों की संख्या लाख में कितनी है 20 यूनिट है ना। 1 मिनट। 2008 में हिंदुओं की कुल जनसंख्या, तो हिंदू कितना है 15 ना है, तो 15 बराबर 12 लाख होगा ना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 12/15, हमें 20 यूनिट चाहिए तो यहाँ पे 15 लिख दो। अब सॉल्व करो 5 चौके 20, 5 तिये 15, 3 चौके 12, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 लाख। यानी कि 16 लाख हिंदू थे 2008 में, सॉरी 16 लाख मुस्लिम थे 2008 में। ठीक है, बार बार ये इधर से उधर हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, रीजनिंग आज नहीं बता पाएंगे, शरीर में एनर्जी है नहीं, शरीर एकदम थक के चूर हो चुका है। सुबह से दोपहर को खाना खाए थे 2 बजे, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाए, तो भूख भी लग गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए मैथ ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग अगले वाले में, अगले टेस्ट में रीजनिंग का डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं सारा सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।